नमस्कार दोस्तों, रियल वॉइस ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं निहल। दोस्तों, कल बांग्लादेश में जो घटना घटी उसके बारे में अगर कहा जाए तो आज पूरे विश्व में उसके लिए एक चिंता है, इसलिए क्योंकि वहां पे जो अभी अराजकता फैली हुई है, खुद ऐसी अचानक क्या स्थिति आन पड़ी कि जनवरी में जो गवर्नमेंट ने 300 में से करीब 204 सीटें हासिल की थी, आज वह उन्हीं के प्राइम मिनिस्टर को देश छोड़ना पड़ा, देश छोड़ के भारत आना पड़ा है। तो इस बात पे आज हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री वीरेंद्र पंडित जी। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। कल की घटना आज पूरा देश जो नजर जहाँ पे भी कोई भी न्यूज चैनल में हम देखे या न्यूज़पेपर पढ़े तो वही एक सबसे बड़ी हेडलाइन है। बांग्लादेश की अगर बात करें तो राजनीतिक संकट ऐसा क्या आन पड़ा, एक ये जानना है, उसके कारण जानने हैं। और एक बात जो कही जा रही थी कि जो वहाँ पे सेनानियों को, स्वतंत्र सेनानियों के जो पीढ़ी है, उनके जो बच्चे हैं, उनको जो अनामत दी जा रही थी, क्या वही एक मामला था क्या? नहीं, ऐसा नहीं। वो उसको आप कह सकते हैं इमीडिएट कॉज हो सकता है वो। अब देखिए कि बांग्लादेश उन थोड़े से मुस्लिम देशों में जहाँ पर अभी भी डेमोक्रेसी बची हुई थी, 4-5 देश ही ऐसे हैं। और बांग्लादेश एक बड़ा मुस्लिम देश है, करीब 20 करोड़ आबादी, उसकी 18-20 करोड़ आबादी है। भारत के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा पड़ोसी है। तो वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी राजनीतिक स्थिरता डेमोक्रेसी के कारण बहुत सालों से रही है। शेख हसीना की बात करें तो शेख हसीना मतलब 4वीं-5वीं बार इसी साल फिर से प्रधानमंत्री बनी है। तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भारत के पक्ष में भी थी और अच्छे संबंध रहे हैं भारत के बांग्लादेश से, खासतौर से हसीना और उनके परिवार से। जहाँ तक इन घटना का सवाल है तो ये एक बहुत बड़ी घटना है इस सेंस में कि बांग्लादेश एक कह सकते हैं कि जियो पॉलिटिकल यानी भू राजनीतिक समीकरणों में एक नए स्थान की तरफ उभरा है, खास तौर से अमेरिका और चाइना की राइवलरी में, ऐसा मेरा मानना है। और जो हम लोग सुन रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान का या ISI का हाथ है, मुझे ऐसा नहीं लगता। इसमें शायद अमेरिका का हाथ हो सकता है, क्योंकि अमेरिका इस पूरे इलाके में क्या कह रहे हैं कि एशिया में अगर कोई एक ईसाई देश है तो वो फिलीपींस है जी। बाकी कोई दूसरा देश ईसाई नहीं है जहाँ पर अमेरिका अपनी बातें मनवा सके। अब तो ध्यान होगा कि 2 महीना पहले करीब शेख हसीना ने कहा था कि मतलब उनका एक बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट आया था, जब प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसा पहली बार मैंने सुना कि हमारे देश में से एक क्रिश्चियन देश बनाने की कोशिश हो रही है। अच्छा, साजिश हो रही है। साजिश शब्द का उन्होंने उपयोग नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि इस तरह की बात, उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे किसी व्हाइट मैन यानी कई श्वेत व्यक्ति ने ये बात कही थी कि आपको हम चुनाव में मदद करेंगे, राजनीति में मदद करेंगे आप अगर आप हमारी ये बात मान लें। तो एक तो ये एंगल उसमें है। आपको याद होगा कि मणिपुर में जो बिल्कुल लगा हुआ है बांग्लादेश से, मणिपुर में भी ये क्रिश्चियन कुकीज जो हैं और जो वहाँ के लोकल लोग हैं मैती, उनके बीच में संघर्ष चल रहा है काफी दिनों से। और कुकीज के बीच में म्यांमार के रहने वाले कुकी लोग वो बाद में कन्वर्ट होके ईसाई हो गए। अच्छा। और मणिपुर के पहाड़ों पर उनका कब्जा हो गया। ये संघर्ष की मूल बात है वहाँ पर। और जो अमेरिका की बात अगर करें तो अमेरिका भारत के कुछ हिस्सों और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों को मिला के एक क्रिश्चियन राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा समझ में आता है। बिल्कुल ऐसा अनुमान है। हाँ बिल्कुल, ऐसा अनुमान है। सर, एक बात ये जानना चाहेंगे कि जब गौरतलब है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने जो इस्तीफा दिया तो उसके लिए भी उनको कुछ मैक्सिमम 45 मिनट्स की जैसा समय मिला था, एक ये बात आ रही है सेना की ओर से। दूसरा उनका बात यह था कि वो देश को कुछ कहना चाहती थी, स्पीच देना चाहती थी, लेकिन उतना भी उनको समय नहीं दिया गया और इमीडिएटली फिर हेलीकॉप्टर से वो इंडिया में प्रवेश किया, हिंडन एयरबेस पे वो आई। तो वर्ल्ड में जब इतने सारे देश हैं, USA की बात करें, UK की बात करें, या कुछ लोग कभी जरूर पड़ते दुबई जाते हैं, तो भारत की शरण ली, मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम नेशंस काफी सारे हैं,
इंडिया की अगर बात करें तो ज्यादातर हिंदू लोग हैं, और फिर भी उन्होंने भारत आना पसंद किया, वो एक थोड़ा समझना है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि भारत बांग्लादेश का मित्र देश है और सबसे पड़ोसी देश है। एक तो ये है। दूसरा, मोदी जी के और हसीना के संबंध काफी मधुर रहे, अच्छे संबंध रहे, मित्रता रही है दोनों देशों के बीच में भी। तीसरी बात यह है कि शायद 2006 में, जहाँ तक मुझे याद आता है, 2006 में इसी तरह हसीना वाजिद एक बार भारत में पहले शरण ले चुकी है। बिल्कुल, हाँ। जब वहाँ पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी, उनको कुछ समस्या हुई थी। तो और चौथी बात यह है कि हसीना भारत में भी, मैंने सुना है कि वो भारत में भी उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है, तो वो भारत से अच्छी तरह परिचित है, भारत के लोगों को जानती है, व्यक्तिगत रूप से बहुत लोगों को जानती है वो। अच्छा अच्छा। तो इसलिए नेचुरल उनका अगर कोई पहला जो स्टॉप होगा वो भारत ही होगा। वही होगा जी बिल्कुल। जिस प्रकार से बांग्लादेश में सैन्य हस्तक्षेप की अगर बात करें तो क्या कोई गुंजाइश है, संभावना है? क्योंकि कल जो सेना के जो चीफ है उन्होंने कहा था कि कुछ ही समय में अभी जो मतलब अभी टेम्पररी इंटरिम गवर्नमेंट होगी और उसके बाद चुनाव के बाद देखा जाएगा। एक ये घटना है। दूसरी घटना वहीं पे ये है कि बेगम खालिदा जिया को भी जेल से रिहा करवाया जा रहा है। तो ये मतलब किस प्रकार का इस सिचुएशन को आप देखते हैं सर? देखिए, खालिदा जिया कई सालों से जेल में बंद थी, ये बात सही है, और वो पॉलिटिकली इनएक्टिव, उनके बेटे ही वो सब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को संभाल रहे हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना खालिदा जिया से ज़्यादा उनके हस्बैंड जो थे, जनरल जियाउर रहमान, जो आर्मी के चीफ थे जी, उनके ज़माने में हुई थी। तो बांग्लादेश की आर्मी और खालिदा जिया की पार्टी, ये दोनों के इनके बड़े घनिष्ठ संबंध रहे। यहाँ तक कि जहाँ तक मुझे पता है, इस तरह की खबरें आई है कि जो अभी वर्तमान में आर्मी चीफ हैं, जनरल वकारुज्जमा जी, वो स्वयं हसीना जी के कजिन के हस्बैंड है। अच्छा, यानी पारिवारिक संबंध है। फिर भी, और शायद यही एक कारण है कि उन्होंने अपनी साली को, कुछ भी कहो, उनको कहा कि आप तुरंत इस देश से निकल जाइए, अब यहाँ ठहरिए मत, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास को लाखों लोगों ने कल घेर लिया था। बिल्कुल, उनको समझ में आया था, हाँ, सलामत नहीं थी वो। इसलिए उन्होंने अपनी साली को यह कहा होगा कि आप तुरंत निकल जाइए, अभी यहाँ पर अपना रिकॉर्ड करने की, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की कोशिश, टाइम भी नहीं, इतना उतना भी टाइम नहीं। शायद ये कारण एक रहा है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक बात ये जाननी है आपसे कि अभी जब इंटरिम चुनाव की बात हो रही है तो उसके लिए ये भी एक फैसला लिया गया है वहाँ से कि जो वहाँ के जाने माने अर्थशास्त्री और खास करके जो वहाँ के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, या जिसे हम कहते हैं कि जो स्मॉल लैंडिंग देनी होती है, उसके लिए मोहम्मद यूनुस को जाना जाता है, तो उनके गाइडेंस में अगले चुनाव होंगे, क्या कहेंगे? अब देखिए, एक तो उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है जी, और दूसरी बात यह कि उनके शेख हसीना सरकार से बहुत सारे मतभेद चल रहे थे। अच्छा, उनके रहते उनके कोर्ट केसेस भी हुए हैं, उनके जेल वेल का भी जाने का भी कुछ हुआ था, और नेचुरली वो हसीना गवर्नमेंट के खिलाफ है ये कह सकते हैं। तो गवर्नमेंट के खिलाफ रहे हैं। तो अभी अपोजिशन में उनके मुकाबले उनके कद का कोई आदमी नहीं आना, कि वो काफ़ी बूढ़े हैं। तो हो सकता है उनकी बदल दी जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई पॉलिटिकल उनका रोल कोई रहेगा। पॉलिटिकल रोल, या कहें जैसे पाकिस्तान में होता है कि एक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी हो, लेकिन सारे सूत्र जो है सेना के हाथ में होते हैं। बिल्कुल, बांग्लादेश में भी ज़्यादा संभावना उसी की है। इलेक्शन भी होंगे, सरकार भी बन जाएगी, लेकिन सेना अल्टीमेट कंट्रोल वही करेगी। यानी पाकिस्तान का मॉडल बांग्लादेश में आ जाएगा। सर, जब जूनागढ़ की बात करते हैं, हैदराबाद की बात करते हैं, तो उस टाइम भी ये वर्ड आते थे सामने, रज़ाकार, और ऐसा ही शब्द प्रयोग यहाँ पे किया गया प्रधानमंत्री की ओर से, पूर्व प्रधानमंत्री, और उन्होंने कहा कि ये सब जो है वो रजाकार है, यानी कि गद्दार है। और उनका कुछ कहना यह था कि जब 1971 में जब एक बाजू मुक्ति वाहिनी थी, तो वहीं कुछ लोग जो अभी जो पाकिस्तान है उनके समर्थक थे, और उनको वहाँ पे गद्दार माना जाता है बांग्लादेश में, और उनको रजाकार कहते हैं। तो क्या इस निवेदन, ये शब्द के बाद पूरा मामला गरमाया, कह सकते हैं?
नहीं, ऐसा नहीं। मुझे लगता है कि जो जनवरी में चुनाव जीतने के बाद, जैसे आप देखिए कि भारत में भी ऐसा हुआ है कि 2014 में, 2019 में मोदी जी 2 बार आ गए, तो तीसरी बार उनको कमजोर करने की कोशिश की गई। इसी तरह से बांग्लादेश में हुआ है, 3-4 बार वो वहाँ पे शेख हसीना आ गई थी। तो नेचुरली पॉलिटिकल इनकम्बेंसी तो होती ही है, कुछ लोग तो असंतुष्ट होते ही हैं। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट, जो विद्यार्थियों का जो आंदोलन था, वो उसका फर्स्ट फेज था। अच्छा अच्छा। हाँ, इस आंदोलन का वो एक ये कह सकते हैं कि उसको एक फोर्स मल्टीप्लायर चाहिए था सड़कों पर। सेकंड फेज में जो आया, जमात इस्लामी खुद आया है। ये जो कल शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमाएं गिराई गई है, ये सब जमात इस्लामी के लोग हैं। अच्छा। जमात इस्लामी जो बांग्लादेश के निर्माण का विरोध कर रहा था 1971 में, वही लोग हैं। मतलब उन्हीं के स्टूडेंट विंग के लोग हैं ये, जिन्होंने स्टूडेंट एजिटेशन की लीडरशिप पकड़ ली थी। ओके ओके। और यही लोग जो है रजाकार का मतलब होता है कि मुस्लिम समर्थक। आप मोटे मोटे ये कह सकते हैं कि मतलब इस्लाम समर्थक। हालांकि वो भी मुस्लिम ही होते हैं। तो आप जो हैदराबाद की, जूनागढ़ की बात कर रहे थे, वहां पर भी जो वहाँ के नवाब थे, हैदराबाद के जो निजाम थे, उनके समर्थन में जो वहाँ के लोग थे, उन्होंने मिलिशिया, एक पैरामिलिट्री फोर्स जैसा बनाया था और उनको रजाकार कहते थे। जी, ऐसे ही रजाकार 1970-71 में बांग्लादेश में थे। जी जी। तो ये शेख हसीना ने पिछले महीने कहा भी था, मतलब डायरेक्टली नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि आपको मालूम भी है कि रजाकार का मतलब क्या होता है। तो उन्होंने डायरेक्टली कुछ नहीं कहा था, लेकिन इस बात से वहाँ के जो जमात इस्लामी है, उन्होंने इसको नेगेटिव वो प्रचार किया कि हमें रजाकार कह रही है वो। और ये मौका मिल गया, उनको मौका मिल गया, वो मौके की तलाश में थे। सर, एक बात आपसे ये जाननी है कि बांग्लादेश में स्वतंत्र सेनानी किसे माना जाता है? जो मुक्ति वाहिनी थी उनको माना जाता है, और उनके जो आश्रित थे उनको सरकारी नौकरी का प्रावधान था करीब 30% के करीब। उसके बाद वहाँ पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जो अलग अलग मंतव्य दिए। तो अनामत का मामला क्या है, मसला क्या है? देखिए, मुक्ति वाहिनी वो पैरामिलिट्री फोर्स कह सकते हैं उसको, या वो लोग थे जिन्होंने 1971 में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी के साथ, अवामी लीग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करने में बड़ी भूमिका निभाई। वो मुक्ति वाहिनी, वो वहाँ के फ्रीडम फाइटर। मुक्ति वाहिनी है ना, फ्रीडम फाइटर। तो वहाँ की जो सरकारें आई, उन्होंने कहा कि भाई इन लोगों ने बहुत त्याग किया है, सेक्रीफाइस किया है, तो इनके बच्चों को सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन दिया जाए। तो उन्होंने कुछ 30% रिजर्वेशन दिया था वहाँ की सरकारों ने। और इस तरह से अलग अलग सेक्शन को मिला के, मतलब दिव्यांग कोटा जैसे होता है हमारे यहाँ पर, महिलाओं के लिए, माइनॉरिटीज के लिए 5%, इस तरह से टोटल 56% वोट, 56% रिजर्वेशन होता था। इसके खिलाफ 2018 में भी आंदोलन हुआ था जी, विद्यार्थियों ने काफी आंदोलन किया था। और उसके बाद में ये मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ गया था। उस समय भी काफी दंगे फसाद हुए थे ये उस समय, लेकिन जमात इस्लामी एक्टिव नहीं थी, वो स्टूडेंट का था। इस बार जमात इस्लामी स्टूडेंट के साथ जुड़ गई है। स्टूडेंट को आगे रखा उन्होंने। जब स्टूडेंट्स की मांग स्वीकार कर ली सरकार ने, मतलब वो उसके प्रश्न का निराकरण आ गया था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने वो घटा के 7% कर दिया, 7% कर दिया था कोटा। तो उनकी समस्या खत्म हो गई थी, स्टूडेंट्स मान भी गए थे। अच्छा। लेकिन जमात इस्लामी की जो स्टूडेंट विंग है, उन्होंने कहा कि हमें तो हसीना का इस्तीफा चाहिए, उससे कम चाहिए। ये सेकंड फेज था आंदोलन का। ओके। और उसमें डायरेक्टली विद्यार्थी शामिल थे ही नहीं। विद्यार्थी तो पहले से ही थे शामिल। उन्होंने कहा कि 300 लोगों की मौत हुई है, उनको भी कंपेंसेशन दिया जाए, उनकी जांच की जाए, उनको जस्टिस दिया जाए, वगैरह वगैरह। जी जी जी। सर, एक बात यह है कि जब आर्थिक तौर पे देखा जाए तो स्वाभाविक है कि जूट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आज बांग्लादेश का पूरा नाम है। चाहे एक्सपोर्ट की बात करें तो बांग्लादेश का सामान यूएसए जाता है, चाइना जाता है, या फिर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जाता है। अब जिस प्रकार से ये सिचुएशन है जहाँ पे सभी एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं, रेलवे सुविधा, बस सुविधा बंद कर दी गई है, 3 दिन तक का कर्फ्यू लगा था, तो आर्थिक संकट बांग्लादेश को किस प्रकार से आ सकता है, और दूसरा कि उसका कुछ असर भारत पे पड़ सकता है कि क्या?
बिल्कुल, मैंने जैसे पहले कहा था कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान मॉडल पर चल निकला है। हम्म, पाकिस्तान जैसी स्थिति वहां पर आ सकती है। सेना के हाथ में पावर। सेना के हाथ में पावर जाए या ना जाए, हम्म, सिविल वार जैसी स्थिति वहां भी हो सकती है, क्योंकि अवामी लीग भी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है। बिल्कुल। वो ठीक है, अभी सत्ता में नहीं रही है, लेकिन समस्या तो वहां पर सिविल वार की आ सकती है, जैसे पाकिस्तान में है। हम्म, कब होगा, कितना होगा, हम नहीं कह सकते, लेकिन ये इसके कारण वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसको बहुत नुकसान पहुंचेगा। ऑलरेडी बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में पिछले 10-15 साल में काफी परिवर्तन हुए हैं। एक तो वहाँ के लोगों की जो आमदनी काफी बढ़ी है, 3 गुना हो गई 10 साल में। एक ये फर्क पड़ा था, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर अच्छा जीडीपी बढ़ा। हाँ, जीवन स्तर सुधरा था, और बांग्लादेश में काफी करोड़ों लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए थे। बिल्कुल। ये बात सही है, लेकिन पिछले साल 2 साल में, खासतौर से कोविड के बाद में, हाँ हाँ। वहाँ के गारमेंट इंडस्ट्री जो खास तौर से एक्सपोर्ट करते थे, उसमें काफी नुकसान हुआ है। और आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि बहुत सारी गारमेंट फैक्ट्रीज में आग लग गई। हाँ हाँ। बहुत सारे मजदूर मारे गए, और दूसरे भी बहुत सारे कारण हैं कि जैसे कॉटन उनको नहीं मिल रहा था, चाइना से मंगाते थे, वो महंगा हो गया, वगैरह वगैरह। तो ऐसे बहुत सारे कारण थे जिनके कारण गारमेंट इंडस्ट्री में से बहुत से लोगों को नुकसान हुआ, उनको नौकरी छोड़ना पड़ी या उनको निकाल दिया गया। वो लोग भी बेरोजगारों के उसमें शामिल हो गए थे, विद्यार्थियों के साथ। बिल्कुल। तो आगे आने वाले समय में गारमेंट उद्योग, वो जूट उद्योग, दो वहाँ के बड़े उद्योग हैं, इसकी समस्याएं जो हैं वो वहाँ की अर्थव्यवस्था को और भी नुकसान पहुंचा सकती है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सर, एक बात ये है कि करीब 20,000 भारतीय विद्यार्थी वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। 20,000 नहीं जाता, मुझे मालूम 8,000 का सुना था। 8,000 के करीब वहाँ से इंडिया वापस आ गए। अच्छा। और अभी भी करीब 11-12 हजार है जो वहाँ है। और भारत सरकार का भी कहना है कि हम वहाँ पे स्थिति पे नजर बनाए रखे हुए। तो और उसमें से भी अगर ज्यादातर देखा जाए तो भारत के काफी सारे मुस्लिम्स युवा है जो वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। पर अभी स्थिति ऐसी कि वो आना भी चाहे तो जिस प्रकार से रेलवेज बंद है, एयरवेज बंद है। हाँ, तो उस स्थिति में क्या, किस प्रकार से ये स्थिति आप देख? अब ये अगले कुछ दिनों में स्पष्ट होगा कि जैसे आपने देखिए कि भारत में यूक्रेन में से और दूसरे देशों में से भी अपने विद्यार्थी काफी हजारों थे, उनको धीरे धीरे स्पेशल फ्लाइट भेज के वो निकाल सकते हैं। और अभी बांग्लादेश के साथ में हमारे रेलवे संबंध भी हैं जी। तो अगर वो ट्रेन रिस्टोर हो जाती है अगले कुछ दिनों में जी, या कुछ ऐसी व्यवस्था होती है तो उन लोगों को वापस लाया जा सकता है। एक अवकाश है हमारे पास। हाँ, एक चांस। और अगर देखा जाए तो वहाँ की पब्लिक और भारत की पब्लिक के बीच इतना कोई ये नहीं है कि मनमुटाव ज्यादा। हाँ, इतना ज्यादा नहीं, शायद कह सकते हैं कि उनका थोड़ा अंदरूनी मामला था। तो इस भारत सरकार ने यही कहा है कि ये सब जो वहाँ का अव्यवस्था हुई है बांग्लादेश पे, उनका अंदरूनी मामला है, आपसी मामला, हमारा कोई कहीं भी देखा जा रहा है कि कल शाम से ये समाचार आ रहा है कि वहाँ के जो हिंदू मंदिर है उसमें भी जिस प्रकार से अभी तोड़फोड़ या लूटपाट या देवी देवताओं की मूर्ति को हानि पहुंचाना, ये सब भी किससे आ रहा है। अभी आज सुबह का ही जो समाचार है, वहाँ का जो इस्कॉन मंदिर है उसको भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और कुछ जो हिंदू परिवार जो वहाँ पे रहते हैं उनके साथ भी कुछ इस प्रकार से छेड़छाड़ की कुछ खबरें आई। चिंता का विषय। बिल्कुल, क्योंकि जमात इस्लामी का ये रिकॉर्ड रहा है, जहाँ भी मतलब भारत में ही नहीं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, जहाँ भी वो हिंदू संस्कृति, हिंदू मंदिर देवताओं, हिंदू धर्म को, हिंदुओं को वो नहीं मानते, उनका नुकसान करने का प्रयास करते हैं। बांग्लादेश में भी ये होगा, वो होना, वो मुझे लगता है वो हो भी शुरुआत होगी। कल्चरली आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जब हम कल्चर की बात करते हैं तो जैसे पाकिस्तान है तो वहाँ पे ज्यादातर कुर्ता पायजामा पहना जाता है। बांग्लादेश की बात करें तो भले ही वो मुस्लिम्स है पर दे आर वेयरिंग देयर जामदानी साड़ी पहनेंगे। ठीक है ना, साड़ी का कल्चर है। हाँ, मुस्लिम है तो वो बिंदी नहीं रखते हैं। पर अगर देखा जाए तो काफी सारा कल्चर मैंने मानता कि मतलब अपना पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में कोई ज्यादा नहीं, कोई लैंग्वेज का फर्क है, कल्चर का, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन, एवरीथिंग इज लाइक सेम। देखिए, बांग्लादेश और इसे हम वेस्ट बंगाल कहते हैं, ये एक ही राज्य थे, पहले बंगाल ही कहते थे इसको। ये तो स्टेट ऑफ बंगाल प्रोविंस। हाँ, उसके बाद में ये 1947 में ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना गया और 1971 के बाद में ये बांग्लादेश के नाम से जाना गया। तो नाम बदलने से लोग नहीं बदल गए। सबसे पहले तो शायद वो
1905 में हाँ पार्टीशन हुआ था। लॉर्ड डेलहौजी और आई थिंक लॉर्ड डलहौजी नहीं, लॉर्ड कैनिंग थे शायद मेरा ख्याल। हाँ, तो उन्होंने पार्टीशन किया तो तब से। अच्छा, उस टाइम से ये अपना आसाम और ये अपना जो असम और नॉर्थ की सारे लोग पार्ट ऑफ बंगाल, बंगाल, स्टेट ऑफ बंगाल, बिल्कुल province of Bengal। बिल्कुल। देखिए उस समय भारत की राजधानी कलकत्ता थी। अच्छा, फिर दिल्ली कब आई? 1911 में। 11 में आए। 1911 तक और 1857 से 1911 तक भारत की राजधानी कलकत्ता थी। 1911 से दिल्ली में आए। तो कलकत्ता जो था वो वहां से न सिर्फ अंग्रेज भारत इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कंट्रोल करते थे, बल्कि इनका साउथ ईस्ट एशिया में और चाइना तक का ट्रेड कंट्रोल करते थे। बिल्कुल। और अगर अंग्रेज भी देखा जाए तो वहां पे भी अंग्रेजों का ही राज था। बिल्कुल, यहाँ तक कि म्यांमार में भी सिर्फ अंग्रेजों की हुकूमत चलती थी, भारत का हिस्सा नहीं था वो, लेकिन हुकूमत वहीं पर थी। आपको ध्यान होगा कि जो भारत के आखिरी मुगल बादशाह है बहादुर शाह जफर, उनको 1857 में दिल्ली से उठा के रंगून में भेजा गया। हाँ, रंगून, हाँ, म्यांमार में। तो मतलब क्योंकि वहां पे भी अंग्रेजों की सरकार थी, इसलिए वो मुमकिन हुआ है। जी। अच्छा सर, एक बांग्लादेश भले ही एक अलग देश है, पर अगर देखा जाए मैप में एक छोटा सा इंडिया जैसा भी उसका लुक है। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा कि तीनों ओर से भारत से घिरा हुआ है। हाँ, 5 राज्य। हाँ, एक ओर से समुद्र है। ठीक ना, मतलब कहीं पे भी बांग्लादेश की बॉर्डर आप गुम हो तो सामने तो इंडिया ही आएगा। वैसे भी करीब 4000 किलोमीटर से ज्यादा बॉर्डर है। और अब जो ये स्थिति है तो शायद एक डर भी है, ये भी है कि कुछ जो घुसपैठी है वो भारत आने की संभावना है। हमने भी जिस प्रकार से बीएसएफ को और सतर्क कर दिया है, किस प्रकार से देख रहे हैं आप? क्योंकि 1900 ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि 1971 में ऐसे ही हमने देखा था कि आसाम में काफी सारी पॉपुलेशन, वेस्ट बंगाल में काफी सारी आ गई थी। वो अभी भी संभावना है। हाँ। और ये बात वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को भी समझ में आ रही है। मैंने कल देखा कि ममता बनर्जी सब लोगों से अपील कर रही थी कि कोई भी ऐसा गलत स्टेटमेंट ना दे जिससे। अच्छा, 10 दिन पहले वाला स्टेटमेंट ममता दीदी का, वो उन्होंने कहा वो आसे थे, लेकिन अब कल समझ गई वो। हाँ, कल उनके समझ में आ गया कि समस्या बहुत गंभीर है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि हम वही करेंगे जो भारत सरकार हमको करने के लिए कहेगी। ओके, अभी उनका ये स्टैंड आया कल ऐसा कहा उन्होंने। अच्छा, राहुल गांधी भी इस मामले कहते हैं कि जो सरकार का निर्णय है हम उसका सम्मान करते हैं। आमतौर पर देखिए ना कि आप 1971 में जब ये बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान की क्राइसिस शुरू हुई थी, तब भी वाजपेयी जी अपोजिशन में थे, दूसरे पार्टीज के लोग भी थे और सबने कांग्रेस का साथ दिया था इंदिरा गांधी का। तो वैसी ही स्थिति शायद अब आ रही है, इसलिए अपोजिशन पार्टी सारी बीजेपी के मतलब नई दिल्ली में जो सरकार है उसके पक्ष में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब एक नेशनल कैरेक्टर हमारा है। हाँ, और वो अच्छी बात है। तो अच्छी बात सर, एक बात ये है कि कल ही जिस प्रकार से वहाँ से उनका जो प्लेन लैंड हुआ, फिर हिंडन एयरबेस है वहाँ पे आया, और फिर सबसे पहली जो मुलाकात हुई अपने राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल से, मतलब क्या राष्ट्रीय सुरक्षा की बात पे चर्चा हुई होगी या उनकी भी खुद की सलामती की बात हुई होगी? मुझे लगता है कि डोभाल साहब ने जाके हसीना जी से अपडेट लिया होगा कि वहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या। हाँ। क्योंकि बहुत सी बातें हम लोग केवल मतलब मीडिया के जरिए समझ में आती है, उनमें भी आधी अधूरी होती है। उसमें कितना सच है कितना झूठ हमें नहीं पता जी। तो एक तो ये कारण रहा होगा। दूसरा ये कि डोभाल साहब ने हसीना जी को पूछा होगा कि आपका क्या अगला नेक्स्ट प्लान क्या है, तो उन्होंने जैसे बताया होगा कि भाई मैं लंदन में जाना चाहती हूँ, जो भी है। अब वहाँ की सरकार क्या निर्णय लेती है, लंदन में पिछले महीने नई सरकार आई है, बिल्कुल, तो वो लेबर गवर्नमेंट है, तो वो क्या निर्णय लेती है उसके बाद में। अच्छा, ये बांग्लादेश और यूके या ब्रिटेन और बांग्लादेश और यूएसए उनके बीच संबंध अब तक कैसे रहे? क्योंकि जहां तक 1971 की बात करें तो वो तो अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता था कि पूर्व पाकिस्तान अलग हो, पाकिस्तान में रहे, और उस वजह से तो मतलब रशिया और अमेरिका ने खुद की अपनी जो परमाणु शक्तियां लगा दी थी। तो देखिए, राजनीति में कोई भी स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, लेकिन हाँ, ये लोग अमेरिका हो या ब्रिटेन, वो इसमें अपना हित देखने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है इसमें। तो ये बिल्कुल संभव है कि, और मुझे लगता है अमेरिका का इसमें लाभ ज़्यादा हो सकता है। नई गवर्नमेंट जो भी आएगी वो अमेरिका को इनडायरेक्टली चाइना के खिलाफ सपोर्ट कर सकती है।
एक सवाल, जब हम एशिया की बात करते हैं तो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार, ये हर एक जगह है कि जहाँ पे कुछ ना कुछ मामले कुछ ही 1-2 साल में हुए हैं। सरकारें बदल गई हो, प्रधानमंत्री के घर पर लोग आ गए हो, तोड़फोड़ मचा रखी हो। श्रीलंका में भी हमने देखा, पाकिस्तान भी अभी हालत ठीक नहीं है, नेपाल में भी इस प्रकार से दृश्य आए हैं, म्यांमार में कहीं देखने को मिल रहा है। और अब ये बात बांग्लादेश तक आ गई, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये सभी अपने पड़ोसी देश है। ये सारे पड़ोसी देश हैं और इन सब में एक कॉमन फैक्टर है कि चाइना ने भारत के खिलाफ इन सारे छोटे छोटे देशों को बड़े बड़े लोन दिए और कर्ज में डुबा दिया। और कर्ज में डूब गए वो तो ठीक है, लेकिन जो चाइना को उम्मीद थी कि इससे मुझे फायदा होगा वो हुआ नहीं। तो ऐसे चाइना के फंस गए, जहाँ तक मेरा अनुमान है। और 2019 के बाद में, कोविड के बाद में, इन देशों के जो अर्थव्यवस्था, जैसे नेपाल है उदाहरण के लिए, या श्रीलंका, कम से कम इन 2 देशों की अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर डिपेंडेंट थी। बिल्कुल। तो ये दोनों देश बहुत नुकसान में रहे। काफी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का कोई हिसाब ही नहीं है कि वो किस पर डिपेंड करती है, वो तो एक के बाद एक लोन लेते जा रहे हैं। ये है कभी IMF। बांग्लादेश का जरूर नुकसान हुआ है कि बांग्लादेश में एक अच्छी खासी इकोनॉमी डेवलप हो गई थी, उसका बहुत नुकसान हुआ है। और बांग्लादेश में भी कॉमन फैक्टर ये है कि चाइना कुछ सुविधाएं चाहता था जो बांग्लादेश पे हसीना गवर्नमेंट ने नहीं दी उसको। आपको याद होगा पिछले महीने हसीना वाजिद जब गई थी चाइना की विजिट पर, 4 दिन के लिए गई थी, और 1-2 दिन पहले ही लौट आई थी वो, क्योंकि उनके वहां पर कुछ उन्होंने चाइनीज लोगों ने डिमांड रखी थी जो इन्होंने पूरी नहीं की। तो इसके कारण चीन भी उनसे नाराज था। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो चाइना में, जो बांग्लादेश में ये अभी जो वर्तमान संकट खड़ा हुआ है, इसके पीछे। बिल्कुल। और एक आखिरी बात यह है कि अब क्या संभावना है बांग्लादेश भारत के रिश्तों के बीच? ये एक बड़ा प्रश्न है। भारत सरकार को बहुत सावधानी से ये मामला टैकल करना पड़ेगा। आप देखिए कि भारत सरकार की तरफ से पिछले 24 घंटे में एक भी ऐसा स्टेटमेंट अभी तक मेरे नॉलेज में नहीं आया है जिससे कुछ खटास, मतलब संबंधों में कड़वाहट की बात लगे। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी कल से लगातार मीटिंग कर रहे हैं विदेश मंत्री से, रक्षा मंत्री से। तो डिफेंस के मोर्चे पर भी भारत को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, डिप्लोमेसी के मोर्चे पर भी बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश से भारत में शरणार्थी ना आ पाए, वो सबसे बड़ी चैलेंज है। और वो जो आएंगे वो सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में आएंगे, इस बात का एहसास ममता बनर्जी को भी है। इसीलिए वो कल बड़ी विनम्रता से सबसे कह रही थी कि मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ सबसे कि आप इस तरह की बातें बोलना कुछ अलग होता है, इम्प्लीमेंट करना बड़ी चीज होती है। हाँ, बोलना देखिए, राजनीतिक रूप से आप कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ। लेकिन उनके समझ में आ रहा है कि क्राइसिस कितनी बड़ी सामने है, गंभीर स्थिति है। तो भारत के लिए और देशों की बात छोड़ दीजिए, लेकिन भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है बांग्लादेश की ये नई क्राइसिस। बिल्कुल। तो वीरेंद्र पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिस प्रकार से आपने ये जो बांग्लादेश के जो क्राइसिस के बारे में जो अपना एनालिसिस बताया। तो दोस्तों, हमें भी आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद है तो आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब करें और रिवॉय देखते रहें। धन्यवाद।